Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about earthquake. In the last lecture we have seen one animated video. It is related to earthquake. So I hope you understood very well about this topic. And in the last lecture we have discussed about the components of the earthquake. We have discussed the measurement of the earthquake. So I hope आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इन दिस टुडेज लेक्चर we will discuss about some practice question and some NCERT question. So let's get start the topic. So first of all we have some NCERT exercise question. So आपको ये question only read करने हैं. आपको कोई NCERT बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपनी फेयरबुक में ये क्वेश्चन लिख सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन. मैंने आपको इरोजन के बारे में बताया था. इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इरोजन. इरोजन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. सो यहाँ पर डेफिनेशन है कि इरोजन इज अ वियरिंग अवे ऑफ अ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. सो वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप मीन्स द साइट ऑफ द लैंड. लैंड पे हमें डिफरेंट साइट देखने को मिलती है, डिफरेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है. तो वियरिंग अवे मीन्स लैंडस्केप का जो टॉप लेयर पार्ट है वो रिमूव हो रहा है. इसी को हम कहेंगे इरोजन. सो सिंपल डेफिनेशन है, इरोजन इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इससे क्या होगा? सोइल का जो टॉप लेयर है वो रिमूव होता जाएगा. और इरोजन के भी काफी डिफरेंट टाइप है. वाटर इरोजन, विंड इरोजन, आइस इरोजन. मीन्स जो भी एजेंट इरोजन को कैरी कर रहे हैं, इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम इससे नाम से जोड़ देंगे. मीन्स वाटर इरोजन मीन्स वाटर इज अ एजेंट फॉर द इरोजन. देन विंड इरोजन मीन्स वहां पर एजेंट होगा विंड, जो सॉइल पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करा रहे हैं. देन आइस भी कभी कभी स्लाइड होता है और उसके साथ काफी सारे लैंड पार्टिकल मूव होते हैं. सो दिस इज अबाउट इरोजन. Then second question, how are flood plains form? So flood plains का formation कैसे होता है, ये question है. So when a river overflows its banks, it causes floods and deposits layer of fine soil and sediments along its bank. This lead to the formation of plain. So फ्लड की बात करें तो फ्लड किससे होता है? ओवरफ्लोज के कारण. वाटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उससे ओवरफ्लो होता है और उससे फ्लड होता है. हमने देखा इरोजन के बारे में, जो भी लैंड पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं. सो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. फ्लड के साथ जो वाटर फ्लो है काफ़ी तेज़ी से जा रहा होगा और उसके साथ सोइल के फाइन पार्टिकल है ये भी उसके साथ मूव होते जाएंगे और ये मूव हो गए और एक जगह पे डिपॉजिट हो गए, एक जगह पे जमा हो गए और यहाँ पर फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा. सो वंस अगेन आई रिपीट, when a river overflows its banks, it causes floods and deposits layers of the fine soil and sediments along its banks. This lead to formation of flood plain. So simple सा आप ये याद रखिए, ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लड होगा, उसके साथ सॉइल के पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होंगे और किसी एक जगह पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे. डिपॉजिट मीन्स जमा होंगे और वहां पर फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज द अबाउट फ्लड प्लेन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, गिव रीजंस. सो क्वेश्चन है कि फ्लड प्लेन्स काफी फर्टाइल होते हैं, आपको रीजन बताने हैं. सो फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज
they are formed by the deposition of fine layer of soil and sediments by river. So रिवर में काफ़ी फर्टाइल सॉइल पार्टिकल होते हैं, सिल्ट पार्टिकल रिवर में काफ़ी ज़्यादा होता है. सो फ्लड प्लेन हमने देखा काफ़ी ओवरफ्लो होगा, काफ़ी फ्लड होगा, मीन्स वाटर फ्लो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी. सो इससे क्या होगा, फाइन पार्टिकल सॉइल के वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गए और सभी फर्टाइल सॉइल पार्टिकल है वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गए, तो ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होगी. सो flood plains are very fertile because they are formed by deposition of fine layers of soil and sediments by rivers. Then next point, here we have one statement: buildings collapse due to earthquakes. Give reason. So building earthquake के कारण टूट जाती है, कोलैप्स होती है, तो उसका रीजन बताइए. सो buildings collapse due to earthquakes because of following reason. So first reason is earthquake are vibration caused by movement of lithospheric plates. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक क्या है, एक वाइब्रेशन है. हमने देखा था मेंटल वाला पार्ट जहां पर काफी मैग्मा होता है और इस मैग्मा के ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट फ्लोट होती है. सो कभी कभी क्या होता है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती है, मीन्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर. कभी कभी एक दूसरे से दूर चली जाती है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड कभी कभी एक दूसरे पे स्लाइड होती है. सो स्लाइड्स अगेंस्ट ईच अदर. सो इससे क्या होगा, जब भी टकराएगी तभी कुछ वाइब्रेशन का फॉर्मेशन होगा. जब भी दूर चली जाएंगी तो क्या होगा, जो मैग्मा वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा. सो वॉल्केनो हो जाएगा. एंड कभी कभी स्लाइड होती है, स्लाइड होगी तो मूवमेंट होगी और मूवमेंट से वाइब्रेशन का फॉर्मेशन होगा. सो earthquakes are vibration caused by movement of lithospheric plate. लिथोस्फेरिक प्लेट जिसका मूवमेंट होगा उससे वाइब्रेशन होगा और ये वाइब्रेशन को हम अर्थ सरफेस पे महसूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. Then the vibration travel across the surface of the earth around those plates. जहाँ पर भी वाइब्रेशन होगा वहाँ की अर्थ सरफेस पे हमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी. When they hit the earth surface with high intensity, buildings collapse. जब भी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और इस वाइब्रेशन के कारण बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, बिल्डिंग्स गिर जाती है. सो दिस इज द रीज़न फॉर द बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक. क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आएगा, हमारी पूरी अर्थ सरफेस है वो हिल जाएगी और इससे बिल्डिंग्स कोलैप्स होगी. Then next question, what are sand dunes? So in sandy desert, when the wind blows, it lifts and transport sand from one place to another. सैंडी डेजर्ट की बात करें, वहां पर विंड ब्लो होगा तब क्या होगा, जो भी सैंड पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट हो गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देन व्हेन इट स्टॉप्स blowing, the sand particles fall and get deposited in a low hill-like structure called sand dunes. So very important, जब भी ये विंड ब्लो स्टॉप हो जाएगा तब क्या होगा, ये सॉइल पार्टिकल है वो फॉल होंगे एंड एक जगह पे डिपॉजिट होंगे. सो वहां पर हमें हिल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे डून्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन द पिक्चर वी कैन सी द सैंड डून्स इन द सैंडी डेजर्ट. सो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि विंड ब्लो होगा, उससे क्या होगा, सैंड पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा. जब भी विंड ब्लो है वो स्टॉप हो जाएगा तभी सैंड पार्टिकल एक जगह पे डिपॉजिट होंगे और वहां पर हम देख सकते हैं कि डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड हिल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे सैंड डून्स. Then here we have one question. So how are beaches form? हम देखते हैं सी के आसपास काफ़ी ब्यूटीफुल बीच होते हैं. सो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. सो बीचेस आर फॉर्म्ड व्हेन sea waves deposit sediments along the shore.
बीच का फॉर्मेशन कैसे होता है कि सी वेव्स जिसके साथ साथ जो सैंड पार्टिकल है वो वाटर के साथ फ्लो होते हैं एंड जो बीच वाला एरिया है वहां पर डिपॉजिट होते हैं, सो वहां पर बीच का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा बीच हम बात करें तो हम देखते हैं सैंड पार्टिकल से जो सी के आसपास काफी ब्यूटीफुल हमें साइट सीन देखने को मिलता है, उसी को हम कहेंगे बीच। Then here we have one statement, some rocks have the shape of mushroom. Give reason why some rocks have the shape of mushroom. So in the picture we can see the mushroom like shape of the rocks. So sometimes in a desert winds erode the lower section of the rock more than the upper part. In the picture we can see lower section is erode, मीन्स लोअर वाला पार्ट है वो ज्यादा इरोड होता है। सिंपल सी हम बात करें, इरोड मीन्स खवान, लोअर वाला पार्ट काफी ज्यादा इरोड हो गया और अपर वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है कि उसमें कोई ज्यादा इरोड हमें देखने को नहीं मिलता। सो दिस रिजल्ट इन रॉक्स गेटिंग द शेप ऑफ मशरूम विथ अ नैरोअर बेस एंड अ वाइडर टॉप, दीज आर नोन एज मशरूम रॉक। सो इससे क्या होगा, लोअर पार्ट पे हमें नैरो बेस हमें देखने को मिलेगा एंड अपर पार्ट पे वाइडर टॉप होगा। सो ये शेप हमें मशरूम जैसा देखने को मिलता है। तो इसका फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है कि डेजर्ट में क्या होगा, लोअर सेक्शन है वो इरोड ज्यादा होगा कंपेयर टू अपर पार्ट, इससे हमें इस टाइप का शेप देखने को मिलता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मशरूम रॉक। Then we have one more statement, sea caves turn into stack. Give reason why sea caves turn into stack. So reasons are, as sea waves erode the sea caves, only the roof of the caves remains, resulting in the formation of sea arcs. Further erosion breaks the roof and only walls remain. This wall arc structure is called as stake. So in this picture we can see the sea cave is converted into sea stake. So क्या होता है, सी वेव्स काफ़ी स्पीड में होते हैं जिससे क्या होगा, सी केव्स इरोड होगी। इरोड मैंने आपको बताया था, खवाण जो भी स्ट्रक्चर है उसका खवाण होगा। इससे क्या होगा, वहाँ पर जो हार्ड पार्ट है ये इरोड होता जाएगा। सो एज अ सी वेव्स इरोड द सी केव्स, only the roof of the caves remains. So हम देख सकते हैं in the second picture only the roof of the caves is remaining. So resulting the formation of sea arc. So ऐसा formation होगा, sea arc हम उसको कहेंगे। Then further erosion breaks the roof and only the walls remain. Then third picture पे देख सकते हैं कि upper वाली जो रूफ है ये भी इरोड हो जाएगा। देन हमें सिंपल सा एक खंबा, एक वॉल हमें देखने को मिलेगी जिसको हम कहेंगे स्टैक। सो दिस वॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टैक। सो इससे सी वेव्स टर्न इनटू स्टैक होती है। क्या होता है, सी वेव्स का स्पीड काफी ज्यादा होता है, उससे इरोड होगा सी केव वाला पार्ट और सी आर्क में कन्वर्ट होगा। देन ज्यादा इरोजन होगा, ज्यादा इरोड होगा तो सी आर्क इज कन्वर्टेड इनटू सी स्टेक। Here we have one practice question 7.1. So question is, what is the difference between the process of weathering and that of erosion? Weathering and erosion के बारे में हमें difference बताना है। So first point of weathering is, it is the slow process by which external forces break down rocks. क्या है weathering? It is a slow process जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस मींस विंड एंड वाटर ये रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। देन इरोजन, इट इज द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट्स एंड सॉइल आर कैरीड अवे बाय वाटर, विंड एंड आइस। सो डिफरेंस क्या है विदरिंग एंड इरोजन का? विदरिंग किसका होता है, रॉक्स का, बट इरोजन किसका होता है, सॉइल का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। सो इरोजन, it is the process by which
sediments and soil are carried away by water, wind and ice. But withering में क्या होगा? It is slow process by which external forces break down the rocks. So ये difference है withering and erosion का. Then the withered material is then eroded and deposited, and in the erosion the eroded material is carried away and eventually deposited. मीन्स क्या होता है कि वेदर्ड मटेरियल जो ब्रेक डाउन हुआ है ये इरोड होगा और एक जगह पे डिपॉजिट होगा, और इरोजन में क्या हो रहा है, इरोडेड मटेरियल है ये एक जगह पे कैरी अवे होगा एंड इवेंचुअली डिपॉजिट होगा. देन फॉर एग्जांपल इन अ वेदरिंग द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स caused by freezing and melting of water in its crack. So वेदरिंग का एग्जांपल है कि ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स कोस्ड बाय फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, इससे भी रॉक का ब्रेकडाउन होगा. एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर, कभी कभी काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का और इससे भी रॉक्स में काफ़ी क्रैक्स हमें देखने को मिलती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ weathering. एंड द एग्जाम्पल ऑफ इरोजन, सी वेव्स इरोड द कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएटिंग केव्स. हमने देखा था सी वेव्स इज कन्वर्टेड इनटू द स्टैक बाय द वाटर फ्लो. तो ये इंपॉर्टेंट है कि सी वेव्स क्या करेगा, कोस्टल लैंडफॉर्म को इरोड करेगा, मींस केव्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्टैक. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरोजन. So in this video we have discussed about some NCERT exercise and some practice question. It is related to exogenic and endogenic forces. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So I hope आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो. In the next lecture we will discuss more topics. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.